एंट्री जब इन सबका ट्रांजैक्शन होगा तो एंट्री किस तरीके से होगी, ठीक है, इसमें हम उस तरीके से सीखेंगे कि जर्नल एंट्री इन सब की किस तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहला आप देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप लोगों को लग रहा होगा कि जिस तरह से क्लास में कोई बच्चा का अच्छा रिजल्ट आता है या किसी गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग कॉमर्शियल लैंग्वेज में अलग है। इसका मतलब है कि जो हम एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, बिजनेस में हम जो भी एक्सपेंस करते हैं, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो बिजनेस में कोई भी ऐसा एक्सपेंस हमने किया जिसका पेमेंट अगर हम 31 मार्च तक नहीं पेमेंट कर पाते हैं, 31 मार्च तक हम पे नहीं कर पाते हैं, उसका पेमेंट अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक जाता है, तो वो हमारा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान के चलिए आप सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, तो जब सैलरी एम्प्लॉय को तब हम क्या करते हैं, अप्रैल की सैलरी मई में देते हैं, मई की सैलरी जो है जून में देते हैं, जून की सैलरी जुलाई में, उस तरह चलता जाता है। अब मार्च की सैलरी जो है आप कब देते हैं, अप्रैल में देते हैं, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2000 जो भी ईयर है आपका उस 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। अब तो मार्च की सैलरी क्या हो गई, अगर आपने 31 मार्च तक पेमेंट कर दी तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे 31 मार्च तक तो वो क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी। उसी तरीके से रेंट है आपका, अगर आपने रेंट पे नहीं किया है उस साल 31 मार्च तक उस ईयर का, तो अगले साल वो क्या वो उस तारीख को क्या मान ली जाएगी, 31 मार्च को क्या मान ली जाएगी, आउटस्टैंडिंग मान ली जाएगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसे हम उस फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं कर पा रहे हैं तो उस एक्सपेंस को हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर हो गया। एग्जांपल के तौर पे यहां पे फीस इंक्रीज होगी कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी 5000, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखिए जब सैलरी पे हो जाती थी हम क्या लिखते थे, सैलरी टू कैश, ठीक है, यही लिखते थे ना, जब सैलरी हम पे करते थे तो हम क्या लिखते थे, सैलरी टू कैश। लेकिन यहाँ पे पे तो हो नहीं रहा है, हमारा जो है पेंडिंग है अभी पे करना, तो हमारी जो एंट्री होगी सैलरी टू कैश की जगह क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 क्लियर। तो जो भी एक्सपेंस है, रेंट है, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस का नाम ऊपर लिखिए और नीचे उसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा के फिर से उसी को लिख दीजिए। सबसे एक सिंपल तरीका है, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जो भी एक्सपेंस है, ठीक है, सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, रेंट हो सकता है, ठीक है, इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, जो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आप 31 मार्च तक नहीं पे कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस एक्सपेंस का नाम ऊपर और नीचे आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस है आपका। क्लियर है। उसी तरीके और करते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000। चलिए इसे आप लोग बताइए एकदम सही क्या होगा, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आसान है, रेंट टू आउटस्टैंडिंग $10,000। क्लियर है।
इंश्योरेंस हम गाड़ी का कराते हैं, अपना कराते हैं, घर का कराते हैं, शॉप का कराते हैं। तो जब इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या हम साल के लास्ट में देते हैं? नहीं, हम शुरू में ही जिस दिन इंश्योरेंस कराते हैं उस दिन पेमेंट कर देते हैं, और वो 1 साल के लिए होता है। इंश्योरेंस हमेशा याद रखिएगा 1 ईयर के लिए होता है। कोई कोई इंश्योरेंस आपका पर डे के हिसाब से भी होता है, मंथ के हिसाब से भी होता है, लेकिन जनरल जो इंश्योरेंस कराते हैं वो मोस्टली 1 से आप गाड़ी का ले लीजिए, अपना ले लीजिए, ये सब हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ये मोस्टली 1 ईयर से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लेके चलेंगे वो 1 ईयर वाला ही लेके चलेंगे। आप सपोज है कि आपने इंश्योरेंस कराया कब? ऑन 1 जुलाई 2016 को। ठीक है, कितने का? ₹12,000। तो ये इंश्योरेंस 1 जुलाई को जब आप कराए तो खत्म कब होगा? ये नेक्स्ट ईयर 31 मई नहीं 30 जून 2017 को क्या होगा? खत्म होगा। तो आप आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2017। ठीक है, तो अगर 31 मार्च 2017 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है और इंश्योरेंस का आपने पेमेंट कब तक कर रखा है? 30 जून 2017 तक कर रखा है, तो आपका कितना महीना एक्स्ट्रा हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ का आपने क्या किया? 3 मंथ किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट मंथ का है। ठीक है, तो ये जो 3 मंथ है, ये जो नेक्स्ट मंथ, नॉट सॉरी नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इंश्योरेंस आपका 3 मंथ की 9 मंथ का तो आपका इस ईयर का हो गया। ठीक है, बाकी 3 मंथ क्या हो रहा है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हो रहा है। तो वो क्या हो गया? आपने क्या किया कि जो एक्सपेंस आपका जो अगले साल उसका बेनिफिट उठाओगे उसका पेमेंट आपने इसी साल कर दिया। तो ये 3 मंथ का जो आपने पेमेंट कर दिया ये क्या कहलाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने मंथ का? 3 मंथ का है। अब हमें पता कैसे चलेगा कितना प्रीपेड है? आप ध्यान दीजिए, 12 मंथ के लिए 1200 है, तो 3 मंथ के लिए कितना होगा? 300 होगा। जाहिर बात है, आपने क्या किया? 1200 को 12 से डिवाइड किया, 1 मंथ का पता चल गया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने देखा 3 मंथ का एडवांस है, आपने 3 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 × 3 300 हो गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्लियर हुआ? तो प्रीपेड कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट आप कर रहे हो और उसका बेनिफिट आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उठाओगे, तो वो एक्सपेंस आपके लिए क्या, वो जो पेमेंट आपने किया वो क्या हो गया? वो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। क्लियर हो गया? कई बार हम लोग रेंट भी एडवांस में दे देते हैं, कई बार जो है कोई भी कमीशन होता है वो एडवांस में दे देते हैं, वो बाद में काम करता रहेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। इंश्योरेंस जो पेड हुआ था 16 की जगह आप एक काम कर लीजिए, चलिए 16 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 1 अगस्त से लेके 31 मई क्या कब खत्म होगा? 31 जुलाई तक खत्म होगा। तो 31 जुलाई तक खत्म होगा, जबकि आपका इस ये करेंट ईयर का जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2017 को फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का क्या हुआ? अगले साल का आपने इसी साल पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो वो 4 मंथ का क्या करेंगे हम? प्रीपेड कर देंगे। तो फिलहाल मेरा एंट्री क्या होगी? एंट्री देख लीजिए, इंश्योरेंस पेड किया हमने, तो एक्सपेंस में होगा इंश्योरेंस टू कैश 2424
कितने 4 मंथ के लिए। अब हम निकालेंगे कैसे कि 4 मंथ का कितना होगा। तो अब देखिए 12 मंथ के लिए 2400 है, तो 1 मंथ के लिए कितना होगा 24 डिवाइडेड बाय 12 200 हुआ। अब 200 इनटू कितने से 4 मंथ का जो आपका एडवांस है 4 इनटू 2 कितना होगा 800। यहाँ पे आप 800 क्लियर, आसान है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगर आपको बोल देता है रेंट पेड एडवांस 500, रेंट पेड एडवांस ₹500, तो एडवांस पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ प्रीपेड पे कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे रेंट की जगह प्रीपेड रेंट टू कैश। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया कि आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो आप सीधे डायरेक्ट लिखेंगे प्रीपेड रेंट टू कैश, क्योंकि आप एडवांस के रूप में ही पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आइए आगे आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बोला डेप्रिसिएशन, ये नया वर्ड है आपके लिए डेप्रिसिएशन, क्योंकि अभी तक आप लोग ये वर्ड सुने नहीं थे। क्या होता है डेप्रिसिएशन, कोई बताएगा। चलिए हम बताते हैं, जब आप सुनेंगे तो बताइए कहां से। डेप्रिसिएशन को समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि आपके घर बाइक है, बाइक ऑलमोस्ट सभी के घर में ही, किसी घर कार भी है, मैक्सिमम के घर कार भी है। तो बाइक को एग्जांपल लेते हैं, कि सबके पास बाइक है। आपके फादर ने बाइक खरीदा कब, सपोज दैट कि लास्ट 2 साल पहले खरीदा। ठीक है, कितने खरीदा, मान के चलते हैं 50,000 का खरीदा। ठीक है, हालांकि उससे महंगी भी आती है, उससे सस्ती भी आती है, हम ऑन एवरेज 50,000 मान के चलते हैं। आपने एक बाइक 50,000 की खरीदी। ठीक है, अब जो है 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हुई। क्या आप उसे 50,000 में बेच लेंगे, बोलिए नहीं बेच पाएंगे ना। उसकी वैल्यू आप बोलेंगे नहीं सर उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, हम उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 50,000 से कम मिलेगी। कितनी मिलेगी, हो सकता है 40,000 मिले, हो सकता है 30,000 मिले, हो सकता है 35,000 मिले, हो सकता है 45,000 भी मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो वो जो वैल्यू कम हो गई, ठीक है, जो बाइक की वैल्यू कम हो गई वो क्या हुई, उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक तरह का घाटा है, हमारा लॉस है, क्योंकि हमारे एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन हो रही है तो हमारे लिए क्या है घाटा। जिस चीज को हम 50,000 में लेके आ रहे हैं उसको हम बेचने जा रहे हैं तो कितने की हो गई 40,000 की। तो आपने कहा कि सर कैसे घाटा हुआ, हमारा तो जो है हमने 2 साल यूज भी तो किया। अरे भले आपने यूज किया लेकिन क्या हुआ उसकी वैल्यू तो डाउन हुई। तो जो भी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो वो क्या होता है हमारे लिए घाटा होता है, और उसी वैल्यू जो डाउन होती है उस वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, कोई भी एसेट देखिए धरती पे जो भी आया है उसको एक टाइम में खत्म होना है। ठीक है, सबकी लाइफ एक सर्टेन है, किसी की 50 साल है, किसी की 100 साल है, किसी की 2 साल है, लेकिन डे बाय डे सबकी वैल्यू डाउन हो रही है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक एसेट्स पे नहीं लगता। कौन से एसेट्स पे नहीं लगता, लैंड पे, जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बाकी आप जो भी एसेट्स आप ले लें सब पे डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, एसेट्स 2 तरह का आपने पढ़ा था, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो टेंजिबल एसेट्स पे जो चार्ज होता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इनटेंजिबल पे जो चार्ज होता है उसे ठीक है, तो जो उसका भी आपका डेप्रिसिएशन होता है। तो सबसे पहले हम बात के चलते हैं ध्यान दीजिए, जो टेंजिबल जो मैं बता रहा हूं, जो टेंजिबल एसेट्स पे जो चार्ज होता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जो इनटेंजिबल पे जो चार्ज होता है उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो एमोर्टाइजेशन अलग है, डेप्रिसिएशन अलग है, लेकिन दोनों में क्या होता है वैल्यू जो है डाउन होती है। अब डेप्रिसिएशन क्या है, तो आपके
एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे अगर आपको आता है एप्रिसिएशन कितना फीस होगा? सब्जेक्ट कॉमर्स 10% depreciation charge at the rate of 10% per annum on building of rupees 2 lakh. क्या होगा इसका एंट्री? depreciation to building 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000. ठीक है, अब बिल्डिंग भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, मोटर व्हीकल भी हो सकता है, जो भी डेप्रिसिएशन जिस भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ऊपर आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू उस एसेट्स का नाम जितना चार्ज हो रहा है वो आप अमाउंट लिख देंगे। ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, 10% चार्ज हो रहा है, 20% चार्ज हो रहा है, 5% चार्ज हो रहा है, वो सारा आपको बता रखा होगा, उसी के हिसाब से आप परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 लाख की बिल्डिंग थी, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था, तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग के चैप्टर नंबर ये स्टार्टिंग में ही जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ था तो उसमें आपने पढ़ी रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब ये ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? कई सारे बच्चे बोलेंगे इनकम है। कैसे इनकम है भाई? आपको पार्टनर्स के हिसाब से नहीं सोचना है, आपको किसके हिसाब से सोचना है? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिटेल आप 12th में ज्यादा पढ़ेंगे। 11th में मैंने बोला कि आप 11th में पढ़ेंगे, आप चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में बताया गया होगा। होता क्या है कि कई सारे जो पार्टनरशिप में मोस्टली इसको दिया जाता है, पार्टनरशिप में आप क्या करेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं तो बदले में उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म पे करेगी। आप किसके बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं? फर्म के बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल पार्टनर के बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो जब आप फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है तो जाहिर सी बात है जब पे कर रही है तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। जब रिसीव करेगी तो क्या होगा? इनकम होगा। लेकिन कैपिटल पे इंटरेस्ट हमेशा पे किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। तो इसलिए जो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, जितना परसेंट बोला होगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर देंगे और ये एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या है कि ये क्या होगा? पार्टनर्स को जो ड्रॉइंग के बारे में बताया गया चैप्टर नंबर 2 जब आप पढ़ रहे थे टर्म्स जब आप पढ़े टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी तो उसमें क्या था कि इंटरेस्ट ड्रॉइंग क्या होता है? पार्टनर जो भी बिजनेसमैन पैसा विड्रॉल करता है बिजनेस से किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या होगा? वो ड्रॉइंग कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, जब कोई बिजनेसमैन अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बिजनेस से पैसा वो विड्रॉल कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए तो उसमें वो क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो जब ड्रॉइंग की इंटरेस्ट मिलेगा तो अब ड्रॉइंग का इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा? फर्म चार्ज करेगी। फर्म को क्या होगा? रिसीव होगा। फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जितना परसेंट बोला होगा उस परसेंट से आप क्या करेंगे? चार्ज कर लेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत?
एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन में डायरेक्ट, कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट निकाल के दे भी देता है, लिखता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ₹1000। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹500। तो एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल कितना? 1000 1000। ठीक है, उसी तरीके से आपका ड्राइंग का होगा। ड्राइंग का क्या हो जाएगा? ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 500।